आप लोगों का अखिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका भूगोल का पेपर है आज हो गया है, जो 28 मार्च है, तो फिलहाल आज हो चुका है। तो मेरे पास पेपर आ चुका, तो अभी हम आपको इस मॉडल पेपर का संपूर्ण हल सहित बताने वाला हूँ। तो इसके जरिए आप लोग पूरे मॉडल पेपर को क्या कर सकते हो, दोहरा यानी कि अपने मॉडल पेपर को देख सकते हो कि हमारा मॉडल पेपर में कौन कौन सा प्रश्न सही है या फिर कौन कौन सा गलत है। तो अपने मॉडल पेपर को मिला लीजिए कि मैंने किस प्रश्न को सही किया है और कौन सा मेरा प्रश्न गलत हो चुका है। तो फिलहाल चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे और वीडियो हमारे चैनल पर प्रतिदिन आते रहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें सब कुछ तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। पूर्णांक आपका 70 का मिलेगा, क्योंकि 30% मुझे 30 नंबर जो मिलेगा वो प्रैक्टिकल से मिलता है। ठीक है, अपने स्कूल से मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 15 मिनट तो हम लोग पढ़ने की, ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो पहला वैकल्पिक प्रश्न जो मिल रहा है 1 से 8 तक, यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित प्रश्न में सही अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर को जो सही उत्तर है उसी को लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे निम्नलिखित विद्वानों में से, ठीक है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नौ निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन कौन कौन से मिले हैं, इसी सैंपल मिले हैं, जीन ब्रून्स मिले हैं, ग्रिफिथ टेलर और विडाल डी ला ब्लास। ठीक है, तो ग्रिफिथ टेलर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। और दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आप लोग जानते हैं पर्यावरण या प्रकृति के संबंधित ही आते हैं, तो जैसे कृषि, खनन, आखेड़, ये सभी प्राथमिक हैं। यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, तो विनिर्माण जो है वह द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाता है, तो ये नहीं हो जाएगा। राइट आंसर आपका विनिर्माण होगा। ठीक है, तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया इंडोनेशिया, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर हमें लगता है कि सभी को पता होगा कि चीन जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपका भारत है जनसंख्या में। और चौथा देखेंगे निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग गेहूँ, चावल, मक्का, चाय। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग गेहूँ, चावल, मक्का, चाय दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा चाय, यानी कि चाय पत्ती है, ये सब रोपण कृषि है, और ये आप राइट आंसर होगा चाय। ठीक है, अब हम लोग 5वां प्रश्न देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। तो पहला तो आपका हिंदू धार्मिक समुदाय हो जाएगा, दूसरा आपका है मुस्लिम। ठीक है, दूसरा राइट आंसर होगा मुस्लिम हो जाएगा, दे वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो 6 नंबर में जो प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है। दिया गया है दिल्ली, चंडीगढ़, प्रयागराज, नैनीताल। तो फिलहाल आप लोगों ने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज राइट आंसर हो जाएगा। ये आपने सही किया है फिर गलत किया है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है। ठीक है, कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आगरा, लखनऊ, कानपुर, ये जो है सभी बहुत ही मतलब ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं आपके। अलीगढ़ है जो अब 10 लाखी नगर नहीं हो, तो राइट आंसर अलीगढ़ हो जाएगा। हम लोग देखते हैं 8वां नंबर के बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई जो है वो किस खनन के लिए प्रसिद्ध है, लवैस के लिए प्रसिद्ध है या फिर तांबा के लिए या फिर खनिज तेल के लिए या फिर बॉक्साइट के लिए। तो जो बॉम्बे हाई खनन है वह है आपका खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर खनिज तेल हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो आप देखेंगे 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर हैं। और इसमें पहला पूछा गया है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, इसका जो उत्तर होगा फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ उत्तर आप लोगों को कैसे लिखना है, और फिलहाल आप लोगों ने सही किया है या फिर गलत किया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है। ठीक है, मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो। फिलहाल शॉर्ट में इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। 2 नंबर का है, तो फिलहाल ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो समय वेस्टेज होने वाला है, तो फिलहाल आप लोग जो लिख सकते हो लिख लीजिएगा। और दूसरा नंबर है यहाँ पर 10 नंबर का, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो ये जो है जनसंख्या घनत्व देखेंगे क्या लिखा गया आपको। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय यह है कि जनसंख्या जीव की मात्रा का मापक है, यानी कि जीव मात्रा की मापक है जिसे प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्ति की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न जो दिया गया है पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए, यानी कि पल्ली बस्ती क्या है इसके बारे में बताना है। तो पल्ली बस्ती बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे पल्ली बस्ती आप लोग लिख लीजिएगा। पल्ली बस्ती एक लघु अधिवास है। ठीक है, एक लघु अधिवास या बस्ती है जिसमें समानतः बहुत थोड़े गृह होते हैं, यानी कि गृह होते हैं, थोड़े थोड़े घर, छोटे छोटे घर होते हैं, और जो ग्राम छोटा होता है उसे अधिवास का लघु रूप माना जाता है। ठीक है, इसका यही हो जाएगा तात्पर्य आपका कि छोटे से गांव का या छोटे छोटे जो गांव होते हैं, छोटे छोटे घर वाले, जिसे हम लोग पल्ली बस्ती कहते हैं। और हम लोग देखेंगे दूसरा जो है मानव विकास के 2 स्तंभों को लिखे। मानव के विकास जो उनके 2 स्तंभ को लिखना है। तो हम लोग देखेंगे कि मानव विकास के 2 स्तंभ में समता हो जाएगा, सतत पोषणीयता हो जाएगा। ठीक है, समता, सतत पोषणीयता। ठीक है, तो समता से आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति स्त्री या पुरुष हो, बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच हो। ठीक है, तो इसका अर्थ समता का अर्थ यही होगा।
कि बिना किसी भेदभाव के स्त्री हो या फिर पुरुष हो, बिना किसी भेदभाव के जो भी अवसर आते हैं उनके लिए समान पहुँच हो। ठीक है, समता का अर्थ यह होगा। और देखते हैं हम लोग, तो अगला जो है 13 नंबर का प्रश्न है, दो चतुर्थक क्रियाकलापों की सेवाओं के नाम लिखिए। तो दो चतुर्थक जो क्रियाकलाप है उनकी सेवाएं हम बता देते हैं आपको। तो उत्तर जो होगा उसका, चतुर्थक सेवाओं में शिक्षा, सूचना तथा शोध और विकास जैसे क्रियाकलापों को रखा जाता है। ठीक है, चतुर्थक सेवाओं के अंदर में सूचना, शोध और विकास जैसे क्रियाकलापों को रखा जाता है। इसके अंतर्गत आता है अध्यापक, वकालत, अनुसंधान, सूचना आदि चतुर्थक सेवाओं के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये आपका आंसर इस तरह से लिख लीजिएगा। आप लोग सोच समझ के आप लोग बना भी सकते हो। ज्योग्राफी कोई टफ आप लोगों को देख ही सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन, काफी इजिली क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोग देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो 14 नंबर में हम लोग देखेंगे कि जल प्रदूषण के कारण क्या है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। तो भारत में जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। ठीक है, जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है, जैसे कि औद्योगिक कूड़ा हो गया, कृषि क्षेत्र में अनुसूचित गतिविधियां हो गई, मैदानी इलाकों में बहने वाली पानी की गुणवत्ता में कमी है, जहाज़ों जैसे होने वाली तेल का रिसाव हो गया। ये सभी जो है जल प्रदूषण के एक महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे जो आपका यहाँ पर है जो 15 नंबर का क्वेश्चन, दो धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो जो धात्विक खनिज के दो नाम लिखना है आपको, तो ये लिख सकते हो, लौह अयस्क हो जाएगा और तांबा, ये जो दो हैं धात्विक खनिज में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ का देख लीजिए, दो धात्विक खनिज निम्न प्रकार से हो जाएंगे, जैसे कि लौह अयस्क हो जाएगा और तांबा हो जाएगा दूसरा। और हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न, भारत में सिंचाई के दो संसाधनों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में सिंचाई के संसाधनों का उल्लेख यहाँ पर निम्न प्रकार से आप लोग देख लीजिए। भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के साधन के 4 प्रकार हैं। ठीक है, पहला आपका कुआं द्वारा सिंचाई किया जाता है, नलकूपों द्वारा सिंचाई किया जाता है, तालाबों द्वारा और नहरों द्वारा सिंचाई अपने भारत में 4 प्रकारों से किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग देख ही सकते हैं कितना इजीली था। अब हम लोग यहाँ पर आपका बारी आ गया लघुत्तरी प्रश्न का। ठीक है, अब लघुत्तरी प्रश्न आ गया, अभी तो लघुत्तरी था, अब लघुत्तरी जो है वह आपका 4 नंबर का प्रश्न है, देख सकते हो आप लोग। इसके बाद मानचित्र प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर है, मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो मानव भूगोल के जो प्रमुख उपक्षेत्र हैं लघुत्तरी प्रश्न में आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है मानव भूगोल के उपक्षेत्र व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल है, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, भूगोल कृषि है, भूगोल पर्यटन है, भूगोल विपणन है, भूगोल तथा उद्योग इत्यादि मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये आपका उपक्षेत्र मानव भूगोल के निम्न प्रकार से देख सकते हैं कितने सारे हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना है। तो फिलहाल आप लोगों ने लिखा है या फिर छोड़ दिया है, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और दूसरा 18 नंबर देखेंगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो 18 नंबर में हम देखेंगे यहाँ पर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार से हैं। पहला भू-आकृति तथा मृदाएं हैं, उबड़ खाबड़ व उच्च भूमियों की तुलना में लोग समतल व मैदानी भागों में अधिक निवास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या वितरण प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं। ठीक है, पहला आपका जैसे कि जिस प्रकार से देखते हैं, ज़्यादातर लोग ग्रामीण से शहरी में जाते हैं। जैसे क्यों जाते हैं, भू-आकृति तथा मृदाएं जो है आपके ग्रामीण में अच्छी नहीं होती, यानी कि खेती होती जो नहीं आती है, ग्रामीण से रिलेटेड आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर जनसंख्या वितरण से प्रभावित यहाँ पर देखेंगे कि कहीं पर जनसंख्या जो है अधिक होती है, कहीं पर कम होती है। तो इसका कारण यही है कि भू आकृति तथा मृदाएं में परिवर्तन हो, उबड़ खाबड़ जमीन हो जहाँ पर खेती वैसी नहीं होती, तो वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करते हैं। इसके तुलना में लोग समतल व मैदानी भागों में अधिक निवास करते हैं। समतल हो, मैदानी भाग हो, निवासी जल के किनारे यानी कि नदी के किनारे हो, तो वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करते हैं, यानी कि सभी चीज़ का सुलभता हो तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे जो प्रश्न है नंबर 19 है, जलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जलवासी कृषि के मुख्य विशेषता का वर्णन आपको बता दें, आंसर में देख लीजिए। फिलहाल आप लोग सभी आंसर को मैंने आपको लिख दिया है, फिलहाल आपको अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा। चरवाही परिस्थितियों की आधारित भूमि उद्योग है। ठीक है, तो जो चलवासी पशुचरण आपका पशुचरण है, चलवासी कृषि है। ठीक है, यहाँ पर चलवासी कृषि होगा आपका, चलवासी कृषि यहाँ पर देखेंगे कि आधारित है। जो चलवासी कृषि है ये इस प्रकार कृषि घने जंगलों को काटकर, जो चलवासी कृषि होती है वह जो आपका सघन जंगल हो, बड़े बड़े जंगलों को लोग काट कर वहाँ पर खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर वहाँ पर जब उसको जलाकर भी काट कर के उसके
कृषि योग्य भूमि बना देते हैं, ठीक है। तो भूमि करने के साथ साथ वहाँ पर जब उसकी कृषि गुणवत्ता खत्म हो जाती है, यानी कि जब वहाँ पर कुछ नहीं होता है, पैदावार बहुत कम हो जाता है, तो उस खेत को छोड़ के, मतलब उस स्थान को छोड़ के फिर दूसरे स्थान पर लोग, जहाँ पर घने जंगल होते हैं, ऐसे ही घने पेड़ पौधे, तो उसको फिर काट के जलाकर वहाँ पर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। तो यह चलवासी कृषि होती है, चलते फिरते लोग जहाँ पर जमीन होती है वहाँ कृषि करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में पर्यावरण का बहुत ही हानि होता है, ठीक है। पेड़ पौधों को काटना आपको समझते हैं, पर्यावरण का हानि होना है। और 20 नंबर का क्वेश्चन जो है, सतत पोषणीयता विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीयता सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। जल्दबाजी में बोलने पर थोड़ा सा आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए इग्नोर कर दिएगा। यहाँ पर दिया गया सतत पोषणीयता से अभिप्राय है यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य पीढ़ियों दोनों के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना। सतत पोषणीयता का मतलब होता है कि पीढ़ियों दर पीढ़ी जो गुणवत्ता है वह बरकरार रहे, यानी कि आपके पीढ़ी में अगर एक नौकरी है तो दूसरे पीढ़ी में भी नौकरी होनी चाहिए, जिससे कि विकास का गुणवत्ता बहुत बना रहता है, उससे विकास आपका नहीं घटता है, ठीक है। तो सतत पोषणीयता का यही मतलब होता है, अभिप्राय यही है। आप लोग अपने हिसाब से बना के लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पर। और हम लोग देखेंगे भारत में जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जो जल संरक्षण है उसका उपाय निम्न प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया भारत में जल संरक्षण के निम्न उपाय हैं। पहला आप वो देख ही सकते हैं, हर नागरिक में जल संरक्षण हेतु जागरूकता होनी चाहिए, यानी कि हर नागरिक जो है वह जल बचाव के जानकारी उससे जरूर लानी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए। हर नागरिक शावर की जगह बाल्टी में पानी भरकर नहाए, जिसके शावर क्या नहाते हैं, जो शावर को खोल लेते हैं और नहाते रहते हैं, तो पानी लगातार गिरता रहता है, तो उससे जल का हानि होता है, यानी कि ह्रास होता है, तो जल बहुत ज़्यादा खत्म होता है यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग बाल्टी में भरकर नहाएंगे, तो आपका बाल्टी में जितना आपको नहाना रहेगा उतना ही भरेंगे, ठीक है। तीसरा देखेंगे सेविंग करते समय नल बंद रखें। सेविंग लोग करते रहते हैं और टोटी को चालू कर देते हैं, तो वहाँ पर भी जल काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है आपका, गिरता रहता है लगातार। और चौथा देखें बर्तन धुलते समय नल के स्थान पर टब का प्रयोग करें। काफ़ी लोग बर्तन जो धुलते हैं वो मोटर हो या फिर नल को लगातार चलाते रहते हैं और धोते रहते हैं, इसमें पानी गिरता रहता है और जो पानी गिरता है वो डायरेक्ट आपके नाली में चला जाता है। अगर टब रहेगा तो टब का पानी आपका सेव रहता है, वहाँ पर आप लोग उसमें कई बर्तनों को एक ही साथ, मतलब एक ही पानी में धो सकते हो। तो इसका ये आपका हो जाएगा, जल संरक्षण का इतना उपाय हो जाएगा। और 22 नंबर का क्वेश्चन जो आप लोग देखेंगे यहाँ पर है लास्ट वाला, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में है, भारत में ग्रामीण में नगरीय क्षेत्रों में होने वाली प्रवास के कारणों का उल्लेख कीजिए। ग्रामीण से आपके भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास क्यों करते हैं, इसका कारण बताना है आपको। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रवास का जो मुख्य कारण है वह है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध नहीं होते तथा युवा पीढ़ी खेतों में काम करने के बजाय नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी करना पसंद करते हैं। इसीलिए युवा नगरीय क्षेत्र आपके युवा जो हैं वह नगरीय क्षेत्रों की तरफ भागते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि और भी इसके कारण है, पहले के यहाँ पर देखेंगे कि तथा सूखा, बाढ़, भूकंप आदि प्रकृति आपदाओं के कारण भी लोग ग्रामीण से नगरीय इलाकों में जाते हैं। तो ये आपका इसका कारण हो गया मुख्य। अब आता है यहाँ पर देखेंगे हम लोग विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जो कि 6-6 नंबर का है। तो इस प्रश्न को मैंने इसमें नहीं रखा है क्योंकि प्रश्न काफ़ी बड़े हो जा रहे थे, 2 ही प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन करना है, या फिर आप इस प्रश्न को कर सकते हो नगरीय बस्तियों की समस्या का वर्णन करिए। दोनों में से किसी एक को कर सकते हो, आपका 6 नंबर का ही प्रश्न है ये भी। और 24 नंबर में दिया गया है भारत में जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन कीजिए। तो जल प्रदूषण आपका समस्या बहुत बड़ा समस्या है, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। और भारत में भू निम्नीकरण को कम करने का उपाय भी सुझा सकते हैं यहाँ पर, ये भी 6 नंबर का। दोनों में से मतलब 2 प्रश्न हैं, 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आपको 2 ही प्रश्न करने हैं 4 प्रश्न में से, तो कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे या फिर सुलभ हो जो आपके लिए। अब आता है मानचित्र प्रश्न, जो 25-26 है वो मानचित्र प्रश्न है। यहाँ पर एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर नीचे देखेंगे केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर, ठीक है। अगर आपका दृष्टिबाधित है, यानी कि आपको मैप में अच्छी जानकारी या फिर अच्छे से आप लोग नहीं देख समझ पाते हो, तो आप यहाँ पर इस प्रश्नों का उत्तर डायरेक्ट दे सकते हो, जहाँ पर आपको 1 नंबर मिलेगा। अब फिलहाल जो लोग मैप में भरेंगे उनको लिखना और भरना दोनों है, तब जाके 1 नंबर मिलेगा। लेकिन दृष्टिबाधित लोगों के लिए यहाँ पर छूट मिल रहा है, आपको लिखना ही है, बस 1 नंबर मिल जाएगा। तो मैप की जरूरत आप लोगों को नहीं, मैप वैसे लगा लेना है अगर आप दृष्टिबाधित हो तब। फिलहाल अगर आप लोग पूरे क्वेश्चन को सही से किए हो और आप लोग मैप में भरना चाहते हो, अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हो, तो यहाँ से आप इसको भर दीजिए, काफ़ी अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये मैप में भरना है। यहाँ पर दिए गए भारत के मानचित्र में, ठीक है, रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को
चिन्हों द्वारा दर्शाइए। तो रेखा मानचित्र में आपको भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाना है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर देखेंगे, मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, मैप में आप लोग ढूंढ लीजिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे उत्तर प्रदेश तो आधा नंबर मिलेगा, और दर्शाएंगे उत्तर प्रदेश मैप को तो वहाँ पर टोटल उसमें आधा और आधा आपका 1 नंबर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 19.95 करोड़ यानी कि 20 करोड़ के लगभग जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे अधिकांश जनसंख्या वाला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। और सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य जो होगा वो होगा केरल। केरल में स्त्री साक्षरता जो है 85% है, ठीक है, 87.86% साक्षरता है जो आपका केरल स्त्रियों का, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो दिखा सबसे अधिक स्त्री, ये तो हो गया, ठीक है। तीसरा, राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान में जो प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है वह है खेतड़ी झुंझुन में, ठीक है। खेतड़ी झुंझुन जो है वह एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है, वो राजस्थान में होता है, ठीक है, राजस्थान में है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे चौथा है, इस राज्य का एक 10 लाखी नगर कौन सा है? तो यहाँ पर 10 लाखी जो नगर है वो अमृतसर हो जाएगा, ठीक है। अमृतसर कहाँ पर है आपका मैप में दर्शा दीजिएगा। यहाँ पर पांचवा है, भारत का सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक HDI वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक मानव विकास महाराष्ट्र में है और HDI वाला भी राज्य है यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर यहाँ पर टोटल आपके बन गए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यहाँ पर 5 नंबर आपके मिल गए हैं। अब ये तो आपका दृष्टिबाधित है। अब हमें आपका विश्व मानचित्र में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि संसार के, यहाँ पर संसार के मानचित्र यानी कि विश्व के मानचित्र में आपको बनना है। तो इसमें देखेंगे संसार का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो कम जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर संसार में बागान रोपण कृषि के किस क्षेत्र का नाम है? तो यहाँ पर हम लोग मलेशिया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और चीन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो चीन का सबसे बड़ा नगर आप लोग लिखेंगे यहाँ पर संघाई लिख सकते हो या फिर बीजिंग भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख दीजिएगा, सबसे बड़ा नगर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा, यहाँ 5, हाँ चौथा है, संसार में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक HDI वाला देश कौन सा है? तो ये संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में सबसे अधिक मानव विकास है और सूचकांक HDI वाला राज्य है, तो संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला देश है वह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मैंने आपको बता दिया। अब इसको आप लोगों को भरना है मैप में, आप देख लीजिएगा मैप में क्या कहाँ पर है ये चीजें, तो भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पर भी दृष्टिबाधित दिया गया है, आपका आंसर भर देना, 1-1 नंबर मिल जाएगा। फिलहाल दृष्टिबाधित लोगों के लिए है और वैसे सभी सामान्य लोगों के लिए है, आपको भरना होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो इंग्लिश वर्जन में दिया गया है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश वर्जन में दोनों में मॉडल पेपर आया हुआ है, तो आपको मैंने हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में कोई जरूरी नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे तो आप लोग इंग्लिश में बता दिया जाएगा, कमेंट करिएगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और वीडियो लेकर। फिलहाल आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ऐसे ही खास और वीडियो मिलेंगे आपको।